मेरी शादी फूफू के बेटे यूसुफ से हुई थी। यूसुफ अमेरिका में रहता था और जब इसने खानदान की तमाम लड़कियों को छोड़कर मुझे मुंतखब किया तो सब हैरान रह गए। मेरे लिए ये किसी ख्वाब से कम ना था। शादी के बाद इसने अपना वादा निभाया और मुझे अमेरिका ले आया। इस लम्हे मुझे लगा मेरी किस्मत खुल गई है। इब्तिदाई दिन बहुत खुशगवार गुजरे। मैं रोज अपने वालिदैन और बहन भाइयों से फोन पर बात करती और हर कोई मेरी किस्मत पर रश करता। मैं सोचती थी कि जिंदगी कितनी हसीन हो गई है। ये प्यार करने वाला शौहर, ये खूबसूरत घर और ये खुशहाल मुस्तकबिल। मैंने ख्वाब देखे थे और लगता था वो ख्वाब हकीकत बन गए हैं। लेकिन किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं। एक दिन यूसुफ दफ्तर से वापस आया तो इसके हाथ में एक लिफाफा था। मैंने सोचा शायद ये कोई बिल होगा या कागजात, लेकिन इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। यूसुफ का रवैया एकदम बदल गया। इसने मुझे इतना मारा कि मैं सकते में आ गई। मैं रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी, लेकिन इसकी आंखों में जैसे नफरत के शोले थे। चंद दिन गुजरे और इसने मुझे तलाक दे दी। मेरे ख्वाब एक लम्हे में टूटकर बिखर गए। मैं घर से निकाली गई। न सर पर छत थी, न जेब में पैसा। कई रातें मैंने सड़कों पर गुजारी। भूख, खौफ और तन्हाई ने मेरी हिम्मत तोड़ दी, मगर मैं जिंदा रहने के लिए लड़ती रही। बिला आखिर मुझे एक होटल में नौकरी मिल गई। मैंने सुख का सांस लिया, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन कायम न रह सका। एक दिन होटल के मालिक ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। इसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था और हाथ में एक लिफाफा। वही लिफाफा। इसे देखकर मेरा कलीजा मुंह को आ गया। मैं कांपने लगी, क्योंकि ये लिफाफा वही था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। यूसुफ का गुस्सा बेकाबू होता जा रहा था। एक दिन अचानक इसने बिलावजह मुझ पर चीखना शुरू कर दिया। गालियां, इल्जाम और तज़हीक अमेज अल्फाज। मैं हैरान रह गई कि आखिर हुआ क्या है। जब मैंने हिम्मत करके वजह पूछी तो जवाब में एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। इस लम्हे मेरा दिल कांप गया और मैं अंदर तक हिल गई। वो यूसुफ जो कभी मुस्कुराकर बात करता था, आज अजनबी लग रहा था। इस दिन के बाद इसके रवैये में यह खतरनाक तब्दीली आ गई। इसने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। वो हर वक्त मेरी निगरानी करता, मेरे फोन की छानबीन करता, पैगामात पढ़ता और किसी अनजाने खौफ के साये में रहने लगा। मेरा बाहर जाना अक्सर बंद हो गया। अगर कभी जरूरत पड़ती भी तो वो खुद साथ जाता और पूरी राह खामोश रहता, जैसे मेरी हर सांस इसके ख्वाबों में हो। एक दिन इसने मेरे बैग से मेरा पासपोर्ट निकाला और अपनी जेब में डाल लिया। इस लम्हे मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पर काट दिए हो। मेरी खुशियों से भरी जिंदगी एक पिंजरे में बदल गई थी। वो पिंजरा जिसके दरवाजे का ताला यूसुफ के हाथ में था। मेरी दुनिया सिर्फ 4 दीवारी तक महदूद हो गई। मैं ना किसी दोस्त से बात कर सकती थी, ना किसी रिश्तेदार से। हत्ता कि मेरे वालिदैन से भी मेरी बातें महदूद रह गई। वो मुझे किसी से मिलने नहीं देता, किसी से बात करने नहीं देता। आहिस्ता आहिस्ता मेरा वजूद टूटने लगा। पहले पहल ये सब ज़हनी अजियत थी, लेकिन जल्दी ही जिस्मानी तशद्दुद भी शामिल हो गया। इब्तिदा में हल्के थप्पड़, फिर धक्के और आखिरकार मारपीट इसकी आदत बन गई। मैं हर रोज एक नए जख्म के साथ रात का अंधेरा देखती। मेरी रूह जख्मी हो रही थी, लेकिन मैंने खुद से एक वादा कर लिया था, हानिया तुम हार नहीं मानोगी, तुम टूटोगी नहीं। आईने के सामने खड़े होकर मैं खुद से बात करती, तुम जिंदा रहोगी, तुम इस जुल्म के सामने नहीं झुकोगी। एक दिन यह अंधेरा छूटेगा। हर रात में छुपकर रोती, अपने माजी की यादें ज़हन में ले आती। वो दिन जब मैं आजाद थी, अपनी मर्जी से फैसले करती थी, जब जिंदगी मुझे कैद खाना नहीं लगती थी। मैं सोचती, क्या वो दिन कभी वापस आएंगे? अब मेरी जिंदगी का हर लम्हा यूसुफ के रहम करम पर था। मैं एक ऐसी कैदी परिंदे की मानिंद थी जो पिंजरे में कैद होकर पर तो हिलाती है मगर उड़ नहीं सकती। मेरी आजादी छीन गई थी। मेरा वजूद इसकी मर्जी का गुलाम बन चुका था। वो मेरे हर लम्हे पर काबिज था। मेरी दुनिया में ना कोई दोस्त बचा था, ना कोई हमराज। मैं किसी से अपनी हालत बयान करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी।
क्योंकि यूसुफ ने मुझे वाज़ा धमकी दी थी, अगर जबान खोली तो तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाऊंगा। ये धमकी मेरे लिए मौत से भी बढ़कर खौफनाक थी। मैं अपने वालिदैन को नहीं खोना चाहती थी, अपने बहन भाइयों को किसी खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसलिए मैं खामोश रही। मेरा हर आंसू मेरे अंदर ही दब जाता। कई बार मैंने फरार होने की कोशिश की। मैंने ख्वाब देखे कि शायद किसी दिन दरवाजे खुले और मैं आजाद हो जाऊं, मगर वो इतना चालाक था कि मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ता था। अगर कभी मैं हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश करती, वो मुझे ढूंढ निकालता। इसके बाद मेरा अजाब कई गुना बढ़ जाता। मारपीट, गालियां, कैद, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरा जिस्म कमजोर होने लगा, मेरा जहन थक चुका था, मगर हैरत अंगेज तौर पर मेरी रूह अभी जिंदा थी। इसके अंदर उम्मीद की एक नन्ही सी चिंगारी थी। वो चिंगारी मुझे बार बार यह एहसास दिलाती कि ये सब हमेशा नहीं चलेगा। एक दिन आएगा जब तुम आजाद हो जाओगी। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं इस ख्वाहिश से निकलूंगी, चाहे मुझे अपनी जान पर खेलना पड़े। मैंने अपने अंदर की इस आवाज को सुनना शुरू किया, जो मुझे हौसला देती थी, जो मुझे बताती थी कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। इसी दौरान मैंने अपने इर्द गिर्द के माहौल को बीनी से मुशाहिदा शुरू किया। मैं लोगों को देखती जो आजाद थे, जो अपनी मर्जी से हंसते, जीते और फैसले करते। यह सब देखकर मेरे अंदर की तड़प मजीद बढ़ती। मेरा दिल चीख उठता, हानिया, तुम भी आजाद हो सकती हो, तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर मुझे इस ख्वाहिश से निकलना है तो सबसे पहले अपने जहन को मजबूत करना होगा। मैंने खुद को संभालना शुरू कर दिया। छुप छुप कर अंग्रेजी सीखने लगी, कभी टीवी के जरिए, कभी किताबें पढ़कर। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि इस मुल्क के तरीकों को समझे बगैर मैं यहाँ जिंदा नहीं रह सकती। यह सच था कि मेरा जिस्म एक पिंजरे में कैद था, मगर मेरी रूह आजाद थी। मैंने इस आजादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। हर दिन मैं अपने आप से ये कहती, हानिया, तुम ये कर सकती हो, तुम कमजोर नहीं हो। मैंने अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू किया, जो मुझे हिम्मत देती थी। मैंने सोचा कि जब भी मौका मिलेगा मैं इसका फायदा उठाऊंगी। मैंने अपने जहन में नक्श कर लिया था कि ये कैद खाने की दीवारें मेरे इरादे को कभी तोड़ नहीं सकती। मैंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और मुझे यकीन हो गया कि एक दिन मैं इस ताकत को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी दोबारा हासिल करूंगी। ये आसान नहीं था, ये एक लंबा और कठिन सफर था, मगर मैं तैयार थी। हर गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर की आग मजीद बढ़ती जा रही थी। मैं आईने में खुद को देखती और कहती, तुम एक फाइटर हो हानिया, तुम अपनी जंग लड़ोगी। ये सिर्फ जिस्मानी कैद नहीं, ये तुम्हारी रूह को तोड़ने की कोशिश है, मगर तुम इसे कामयाब नहीं होने दोगी। यूसुफ की धमकियां अक्सर मेरे कानों में गूंजती रहती, किसी को कुछ बताया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन मैंने इन अल्फाज के इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर ली थी। मैंने खुद को एक मजबूत किला बना लिया था, जहां मनफी बातों की जगह सिर्फ उम्मीद और अज़म की रोशनी थी। हर सुबह जब मैं उठती तो मेरी आंखों में एक नई चमक होती। ये चमक मुझे याद दिलाती कि मैं अभी जिंदा हूँ और जब तक सांस है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। मैंने अपने दिल को यकीन दिलाया, ये सब आरज़ी है, एक दिन मैं इस अंधेरे से निकलकर रोशनी में आऊंगी। हर रात जब खामोशी छा जाती, मैं अपनी अंदरूनी आवाज को सुनती, वो आवाज जो मुझे हिम्मत देती, जो मुझे कहती, तुमने बहुत कुछ सहा है और ये कुर्बानियां एक दिन रंग लाएंगी। और आखिरकार मैंने ये तय कर लिया था कि मैं इस कैद से निकलकर दिखाऊंगी। यह कैद जो मुझे तोड़ने के लिए था, इसने मुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनाया। मैंने अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस की जो पहले कभी नहीं थी। ये ताकत मेरी बका की जंग थी और मैंने कसम खाई थी कि मैं ये जंग हर हाल में जीतूंगी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे मैं हार जाऊंगी, जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर एक लम्हे में मेरे वालिदैन का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। इनकी मोहब्बत, इनकी दुआएं, इनकी उम्मीदें मुझे एक नई जिंदगी देती। मैंने खुद से कहा, मैं इनके लिए जिंदा रहूंगी, मैं इनके लिए मिसाल बनूंगी, मैं कभी इन्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। ये मेरा अज़म था और मैं इस अज़्म पर कायम रही। लेकिन जिंदगी ने ये कौर कारी ज़रब लगाई।
एक दिन यूसुफ ने अचानक मुझे कमरे में बुलाया। इसके हाथ में एक कागज था। इसने सर्द लहजे में कहा, ये लो, तुम आजाद हो, अब यहाँ से जा सकती हो। ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। आजाद हूँ? मैं सत्ते में आ गई। मैंने सोचा, कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, इस अजनबी मुल्क में जहाँ ना कोई मेरा है, ना मैं किसी को जानती हूँ। मैंने यूसुफ के कदमों में गिरकर इल्तिजा की, रोई, गिड़गिड़ाई, मगर वो पत्थर दिल इंसान बेहिस खड़ा रहा। इसके चेहरे पर कोई तासिर ना थे। इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और अगले लम्हे में घर के बाहर थी। मेरे जिस्म पर जो कपड़े थे वही मेरी वाहिद पूंजी थे। ना पर्स, ना पैसे, ना कोई सामान। सर्दियों की तेज हवा मेरे वजूद को झलनी कर रही थी। भूख ने मेरा पेट मरोड़ रखा था। मैं सड़क पर खड़ी सोच रही थी, क्या ये वही जिंदगी है जिसके ख्वाब मैंने देखे थे? ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कठिन लम्हा था। एक अजनबी मुल्क, अजनबी लोग और मैं बिल्कुल अकेली। इस रात में एक पार्क के बेंच पर जा बैठी। ठंडी हवा मेरी हड्डियों में उतर रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और मैं अपनी आंसू पोंछ रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि यह कहानी शायद यहाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं वही उम्मीद की नन्ही सी चिंगारी अभी जिंदा थी। मेरे दांत शिद्दत सर्दी से बज रहे थे। मैंने खुद को अपने बाजुओं में समेटने की कोशिश की, मगर वो ठंड मेरे जिस्म के साथ साथ मेरी हड्डियों और रूह तक उतर गई थी। ऐसा लगता था जैसे हर सांस मेरे जिस्म से जिंदगी का एक हिस्सा छीन रही हो। भूख का एहसास इतना शदीद था कि सोचना भी मुहाल हो गया था। मेरे ज़हन में सिर्फ एक सवाल गर्दिश कर रहा था, अब क्या होगा? मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई। सितारे चमक रहे थे जैसे किसी और दुनिया के चिराग हों, मगर मेरी किस्मत में कहीं कोई रोशनी नहीं थी। अंधेरा ही अंधेरा था। तन्हाई का बोझ मेरे वजूद को कुचल रहा था। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मैं इतनी अकेले हूँ। हर गुजरता लम्हा एक सदी की लहर तवील लग रहा था। मेरी यादें मुझे खींचे ले गई। मैंने वो दिन याद किए जब मैं अपने घर में थी, महफूज, वालिदैन के साये में, इनके प्यार में लिपटी हुई। वो लम्हा कितना सुकून देते थे। और आज मैं कहाँ थी? सड़कों पर बेयारो मददगार। ये अजनबी मुल्क में कई दिन गुजर गए। मैं गली गली भटकती रही। मैंने कचरे के ढेरों से खाना ढूंढा, पार्कों की बेंचों पर रातें गुजारी। हर दिन मेरी हालत पहले से ज्यादा बदतर हो रही थी। कपड़े फट चुके थे, बाल बिखर गए थे, चेहरा गिर्द से अटा हुआ था। आईने जैसी किसी चीज में अपना अक्स देखा तो यूं लगा जैसे मैं वो नहीं हूँ जो कभी थी। मेरी आंखों में एक मुल्ता सी चमक रह गई थी। लोग मुझे देखते तो रास्ता बदल लेते, जैसे मैं कोई बीमारी हूँ, कोई साया हूँ। मैंने कई बार खुदकुशी का सोचा। एक पल के लिए लगता था कि शायद मौत ही नजात है, मगर फिर मेरे अंदर से एक नन्ही सी चिंगारी उभरती। ये आवाज कहती, क्या तुम इतनी आसानी से हार जाओगी? इतनी अजियत सहने के बाद तुम अब हार मान लोगी? नहीं, मैंने अपने आप से कहा, मुझे जीना है, मुझे अपनी जिंदगी वापस लेनी है। ये अल्फाज मैं बार बार दोहराती, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। एक दिन मैं एक गली में बैठी थी। भूख और सर्दी ने मुझे निढाल कर दिया था। मेरी नजरें ढूंढला रही थी और मुझे लगा कि शायद आज ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसे में एक साया मेरे सामने आकर रुका। मैंने सर उठाया तो एक बूढ़ी औरत मेरे सामने खड़ी थी। इसकी आंखों में नरमी थी, एक तरस जो मैंने मुद्दतों बाद देखा था। इसने आहिस्ता से कहा, बेटी ये लो, कुछ खा लो। इसके हाथ में रोटी और थोड़ा सा सालन था। मैं कई दिनों से भूखी थी, इसलिए बिना कुछ सोचे मैंने वो खाना लपक कर खाया। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर मैंने परवाह नहीं की। बूढ़ी औरत मेरे पास बैठ गई। इसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? कौन हो तुम? मैं फूट पड़ी। अपनी सारी कहानी, अपनी बर्बादी सब इसके सामने रख दिया। वो खामोशी से सुनती रही और फिर इसने मेरे आंसू साफ किए और धीरे से कहा, इधर करीब एक पनाहगाह है, वहां जाओ, तुम्हें वहां खाना मिलेगा, रहने को जगह मिलेगी। तुम अकेली नहीं हो बेटी, अभी सब खत्म नहीं हुआ। ये जुमले सुनकर मेरी आंखों में पहली बार उम्मीद की किरण चमकी। शायद खुदा ने मेरी सुन ली थी। इसके आखिरी अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे,
बेटी शायद तुम अपनी जिंदगी का नया आगाज कर सको। ये जुमले मेरे लिए रोशनी की किरण बन गए। मैंने लरजती हुई आवाज में इसका शुक्र अदा किया और दिल में एक छोटी सी उम्मीद की शमा जल उठी। मैं पनाहगाह की तरफ चल पड़ी। रास्ता लंबा था, सर्द हवाएं अब भी मेरे साथ थी, मगर आज मेरे कदमों में एक अजीब सी तमन्नाई थी। हर कदम के साथ मेरा दिल कह रहा था, शायद यह खुदा का दिया हुआ एक मौका है, एक नई जिंदगी का आगाज। आखिरकार जब मैं वहां पहुंची तो वो एक सादा सी इमारत थी। छोटे से गेट के पीछे खड़ी हुई, मगर मेरे लिए वो किसी अजीम महल से कम नहीं थी। दरवाजा खुलते ही एक हल्की सी गर्मी ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं अंदर गई तो खुशबू आई, खाने की खुशबू। कई दिनों से खाली पेट भटकने वाली के लिए यह खुशबू किसी जन्नत की महक थी। एक औरत ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, और बेटी, तुम अकेली नहीं हो, यहाँ सब तुम्हारे जैसे हैं। इसने मेरा हाथ थामा और मुझे अंदर ले गई। मैंने नजरें दौड़ाई, वहाँ कई औरतें थीं, सब अपनी अपनी दास्तान लिए, सबकी आंखों में एक अजीब सा दर्द, मगर साथ साथ अज़म भी। उन्होंने मुझे एक प्लेट दी। मैंने कांपते हाथों से खाना उठाया और पहला निवाला मुंह में डाला तो आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। ये खुशी के आंसू थे, शुक्राने के आंसू। शायद जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया था। रात को उन्होंने मुझे एक बिस्तर दिया। नरम बिस्तर पर लेटते ही मैंने आसमान को सोचा, वो सितारे जो कल रात मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और आज मैं गरम कंबल में लिपटी सुकून से सो रही थी। कई महीनों बाद पहली बार मुझे नींद ने अपनी आगोश में लिया। पनाहगाह में वक्त गुजरता गया और मैंने जाना कि ये सिर्फ छत नहीं, ये एक नई जिंदगी की पहली सीढ़ी है। यहाँ न सिर्फ जिस्म को आराम मिला, बल्कि ज़हन को भी सुकून मिला। काउंसलर्स ने मुझसे बात की, मेरी कहानी सुनी और धीरे से कहा, तुम टूट गई हो मगर खत्म नहीं हुई। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो सब कुछ बदल सकती है। इनकी बातों ने मेरे अंदर नई हिम्मत जगाई। उन्होंने मुझे कानूनी मदद की भी पेशकश की, मगर मैंने फैसला किया कि अभी मेरा पहला मकसद अपने पैरों पर खड़ा होना है। वहाँ दूसरी औरतों के साथ मेरा रिश्ता ऐसा बना जैसे हम सब एक ही जंग के सिपाही हो। हम एक दूसरे को सहारा देते, हौसला देते। इनके चेहरों पर जख्मों के बावजूद एक मजबूती थी। मैंने खुद से कहा, मैं भी इन जैसी बनूंगी, मैं भी लड़ूंगी। पनाहगाह मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक नई जिंदगी का आगाज था। मैंने अपने दिल से यह कहत किया, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, मेरा रास्ता सिर्फ आगे है। माजी के जख्मों को भरने का वक्त आ चुका था। मैंने फैसला किया कि अब मैं एक कमजोर टूटा हुआ वजूद नहीं रहूंगी। अब मैं वो हानिया बनूंगी जो हालात के सामने नहीं झुकेगी। हर सुबह जब मैं आंखें खोलती तो एक लम्हे के लिए डर सा महसूस होता, मगर अगले ही लम्हे में अपने आप को ये बावर कराती, नहीं, अब मैं कमजोर नहीं हूँ, यह जिंदगी मेरी है और मैं अपनी शर्तों पर जीना सीखूंगी। पनाहगाह में पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक साया नहीं, मैं एक इंसान हूँ। ये कैसा इंसान जिसे जीने का पूरा हक है। वहाँ मौजूद औरतें, वो सब अपनी अपनी जंग लड़ रही थी, मगर इनके चेहरों पर जो हिम्मत थी वो मेरे लिए रोशनी का मीनार बन गई। मैंने इनसे सीखा कि जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल हो, जीने का हौसला रखने वाले कभी हारते नहीं। मैंने पनाहगाह की छोटी सी लाइब्रेरी से किताबें उठाना शुरू की। किताबों में ऐसे अल्फाज थे जो दिल को छूते, ऐसे जुमले जो मुझे हौसला देते। एक किताब में लिखा था, गिरना बुरा नहीं, बुरा यह है कि गिरने के बाद उठने से इनकार कर दो। ये पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए, जैसे ये अल्फाज मेरे लिए ही लिखे गए हों। मैंने महसूस किया कि दुनिया में बहुत सी खवातीन हैं जो मेरे जैसे दर्द से गुजरे, मगर आज कामयाबी की मिसाल है। इस सोच ने मेरे अंदर आग लगा दी, एक मिस्बत आग जो मुझे मजबूत बनाती गई। पनाहगाह में दिन गुजरते गए और मैंने अपने आप को दोबारा दरियाफ्त किया। मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा कि ये वही हानिया नहीं जो शिकस्त खाकर भाग आई थी। ये एक नई हानिया थी जो अपने माजी को पीछे छोड़कर रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही थी। मेरे लिए ये पनाहगाह सिर्फ एक छत नहीं थी, ये एक दरसगाह थी जहां मैंने जिंदगी के नए असबाक सीखे, हौसले का, हिम्मत का, खुद पर यकीन रखने का। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद एक दिन मैंने खुद से कहा, अब वक्त है,
वक्त अपने पैरों पर खड़ा होने का। काउंसलर ने मेरा हाथ थामा। उन्होंने कहा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें वो सब सिखाएंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। उन्होंने मुझे नौकरी तलाश करने के बारे में रहनुमाई दी। मैंने हिम्मत जमा की और कई जगह दरख्वास्तें दी, मगर हकीकत ये थी कि मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं था। अंग्रेजी मेरी कमजोर थी और ये कमी मुझे हर इंटरव्यू में महसूस होती। कभी कभी दिल हार जाता, मगर फिर मैं अपनी डायरी में लिखे हुए जुमले पढ़ती। हार मान लेना आसान है, मगर जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। मायूसी मेरे अंदर घर रही थी। हर दरख्वास्त मिस्टर्ड होती तो ऐसा लगता जैसे मेरे ख्वाब एक एक करके टूट रहे हों। कई रातें मैंने आंखों में आंसू लिए गुजारे, मगर फिर एक दिन एक उम्मीद की किरण नमूदार हुई। मुझे इतला मिली कि ये कंपनी में कैंटीन में काम करने की जगह खाली है। ये सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन खुद से कहा, ये मौका है हानिया, ये वो पहला दरवाजा है जो किस्मत ने तुम्हारे लिए खोला है। ये नौकरी छोटी थी, मामूली थी, मगर मेरे लिए एक जिंदगी का सबसे बड़ी कामयाबी थी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। मुझे पता था यह आसान नहीं होगा। सुबह सवेरे उठना, घंटों खड़े रहना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सफाई करना, यह सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा काम करूंगी, मगर अब ये मेरा हकीकत था और मैंने दिल में तय कर लिया था, यह सिर्फ एक आगाज है। मैं इस आगाज को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाऊंगी। कैंटीन में पहला दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं था। गरम तेल की खुशबू, बर्तन की खनक, लोगों की आवाजें, सब कुछ एक हंगामा सा लग रहा था, मगर मैंने अपनी सांसें बेहाल की और काम में जुट गई। हर प्लेट धोते वक्त मैं सोचती, ये हाथ जो आज बर्तन धो रहे हैं कल ख्वाबों को संवारेंगे। वक्त गुजरता गया और मैंने अपनी ईमानदारी और लगन से सबका दिल जीत लिया। एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना अपने खाने पकाने के शौक को इस्तेमाल करूं। मैंने हिम्मत की और देसी खाने बनाने शुरू किए। बिरयानी, हलीम और मुख्तलिफ किस्म की मज़ेदार डालें। शुरू में लोग हैरान हुए, मगर फिर जैसे ही खुशबू पूरे कैंटीन में फैली, हर कोई मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। लोग कहते, वाह, ये किसने बनाया है? और जब पता चलता कि ये मैं हूँ, तो सब मुस्कुराकर कहते, हानिया, तुम्हारे हाथ में जादू है। मिस्टर जॉनसन, जो कैंटीन के इंचार्ज थे, वो एक निहायत शरीफ और मददगार इंसान निकले। वो अक्सर मेरे खानों की तारीफ करते और दूसरों के सामने मेरा हौसला बढ़ाते। ये लड़की एक दिन बहुत आगे जाएगी। इनके ये अल्फाज मेरे लिए खजाने से कम नहीं थे। ये वो लम्हे थे जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं किसी काम की हूँ, कि मैं अपनी मेहनत से दुनिया में जगह बना सकती हूँ। कुछ ही दिनों में लोग मुझे नाम से नहीं बल्कि एक नए लक़ब से जानने लगे, देसी खाने वाली हानिया। यह नाम सुनकर मेरा दिल खुशी से भर जाता। ये एक खुशगवार एहसास था, जैसे जिंदगी पहली बार मुझे मुस्कुराकर देख रही हो। अब लोग मेरी मेहनत को पहचानने लगे थे और ये मेरे लिए किसी रोशनी की किरण से कम ना था। जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि अंधेरों के बाद रोशनी वाकई वजूद रखती है। मैंने पनाहगाह की तंगो तारीख दीवारों को अलविदा कहा और अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटे से कमरे में रिहाइश इख्तियार कर ली। वो कमरा छोटा जरूर था, मगर मेरे लिए ख्वाबों का महल बन गया था। अब मैं अपनी जरूरियात खुद पूरी करती थी और थोड़े बहुत पैसे बचा भी लेती थी। इस एहसास ने मुझे अंदर तक मुतमईन कर दिया था। मैंने आईने में खुद को देखकर पहली बार धीरे से कहा, हानिया, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे पास हुनर है, हौसला है और सबसे बढ़कर अपनी पहचान है। मगर दिल का ये कोना अब भी अंधेरों में डूबा हुआ था। वो कोना यूसुफ की यादों से भरा हुआ, इसके दिए हुए जख्म, इसकी सफाक आवाजें, वो लम्हे जब वो मेरा वजूद रोनता था। ये सब किसी खौफनाक ख्वाब की तरह मेरी नींदें छीन लेते थे। अक्सर रातों को मैं पसीने में भीगे बिस्तर पर आंखें खुली रखे सोचती, क्या ये साया कभी मेरा पीछा छोड़ेगा? मैंने खुद को तसल्ली देना शुरू किया, वो अब माजी है और माजी कभी लौटकर नहीं आता। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपनी दुनिया खुद बनानी है। इसी सोच ने मेरे अंदर एक नई आग भड़काई। मैंने फैसला किया कि अगर इस मुल्क में तरक्की करनी है तो जबान पर अबूर हासिल करना होगा।
میں نے کینٹین میں لوگوں سے بات چیت شروع کر دی۔ ان کے الفاظ سنتی، ہنس کر جواب دیتی اور اپنی جھجک توڑنے کی کوشش کرتی۔ کبھی کبھی غلط بولتی تو لوگ مسکرا دیتے، مگر میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ ہار نہیں مانوں گی۔ میں نے کتابیں خریدی، ڈکشنری رکھی اور ہر رات ایک نیا لفظ سیکھتی۔ کمرے کی خاموشی میں بیٹھ کر میں انگریزی جملے دہراتی۔ I can do it, I am strong, I am free۔ یہ صرف جملے نہیں تھے، یہ میرے خوابوں کے ستون تھے۔ میں جانتی تھی کہ کینٹین کی یہ نوکری میرے لیے صرف روزگار نہیں بلکہ زندگی کی ایک نئی شروعات ہے۔ ہر صبح جب میں اٹھتی تو مجھے اپنے سانسوں میں ایک تازہ توانائی محسوس ہوتی۔ آئینے کے سامنے خود کو دیکھ کر دھیرے سے کہتی، میں آزاد ہوں اور اب کسی کے رحم و کرم پر نہیں۔ اب میں کمزور نہیں رہی تھی، میں ایک ایسی عورت بن رہی تھی جو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہر طوفان کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ اپنی قسمت کا قلم میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ کینٹین کی یہ نوکری میرے لیے محض روزگار نہیں رہی تھی، بلکہ یہ میرا پہلا مضبوط قدم تھا اپنی خود کی دنیا بنانے کی طرف۔ یہاں نہ صرف مالی استحکام ملا بلکہ لوگوں سے ملنے، ان سے بات کرنے اور زندگی کے نئے رنگ دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں میرے حوصلے کو پروں کی طرح ہلکا کر رہی تھی اور مجھے یقین دلانے لگی تھی کہ بڑی منزلیں دور نہیں۔ میرے اندر کی ٹوٹی ہوئی ہانیاں اب ماضی میں دفن ہو رہی تھی اور اس کی جگہ ایک نئی مضبوط اور بااعتماد ہانیہ نے لے لی تھی۔ میں اکثر آئینے میں دیکھتی اور دھیرے سے خود سے کہتی، یہ تم ہو، وہ نہیں جو کبھی خوف میں جیتی تھی۔ یہ تم ہو جو خواب دیکھتی ہے اور انہیں پورا کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ میں نے خود کو مزید بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ راتوں کو چھوٹے سے کمرے کی خاموشی میں بیٹھ کر میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور آن لائن کورسز شروع کیے، کمپیوٹر کمیونیکیشن اور وہ تمام اسکلز جو مجھے آگے بڑھا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ علم ہی وہ ہتھیار ہے جو زندگی کی جنگ جتوا سکتا ہے۔ اکثر رات کو میں تھکن کے باوجود خود سے کہتی، نہیں ہانیہ، تھوڑا اور، بس ایک اور لیکچر، ایک اور اسائنمنٹ، کل تمہارے خواب ایک قدم اور قریب ہوں گے۔ مہینے گزرتے گئے، زندگی نے ایک نیا رہتم اختیار کر لیا۔ صبح کام کے لیے اٹھنا، کینٹین میں مصروف رہنا، لوگوں کی مسکراہٹیں دیکھنا، پھر واپس آ کر آرام کرنا اور رات کو سیکھنے میں ڈوب جانا۔ یہ روٹین میرے لیے تھکن نہیں بلکہ سکون کا ذریعہ تھی۔ میں اب کینٹین کے کام میں ماہر ہو چکی تھی۔ میری بنائی ہوئی ڈشز کمپنی کے ملازمین کو بے حد پسند آنے لگی۔ اکثر کوئی نہ کوئی تعریف کر دیتا اور وہ چھوٹے چھوٹے جملے میرے دل میں بڑی خوشی بھر دیتے۔ ہانیہ، آج کا صبح کمال کا تھا، کل وہ پاستا دوبارہ بنا دینا۔ مسٹر جانسن بھی مجھ پر بھروسہ کرنے لگے تھے۔ وہ اکثر مسکرا کر کہتے، یو ہیو گاٹ ٹیلنٹ ہانیہ، کیپ اٹ اپ۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہتے اور مجھے ایک نئی ہمت دیتے۔ انہوں نے مجھے نئی ریسیپیز آزمانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ یہ آزادی میرے لیے خوشی کی ایک نئی لہر تھی۔ میری زندگی میں اب ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا، مگر یہ ٹھہراؤ مجھے خوف زدہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ سکون طوفان سے پہلے کا لمحہ ہو۔ میں ماضی کے زخموں کو بھرنے میں لگی ہوئی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ اب زندگی نے مجھے سکون دے دیا ہے، مگر قسمت کو شاید یہ سکون پسند نہیں تھا۔ ایک دن جب میں نے کینٹین میں معمول کے مطابق برتن صاف کر رہی تھی، اچانک ماحول میں ایک تبدیلی محسوس ہوئی، جیسے ہوا میں ایک عجیب سی سنجیدگی کھل گئی ہو۔ میں نے سر اٹھایا، دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ عام آدمی نہیں لگ رہا تھا، خط لمبا، باوقار چال اور آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی جیسے صدیوں کے راز چھپے ہوں۔ اس کی موجودگی پورے ہال کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں موجود چمچ رک گیا۔ یہ کون ہے؟ دل نے بے اختیار سوال کیا۔ وہ سیدھا مسٹر جانسن کے پاس گیا، دونوں نے مصافحہ کیا۔ میں نے ان کے ہونٹوں سے نام پڑھنے کی کوشش کی، مسٹر حسین۔ یہ نام میرے دماغ میں گونج گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ کمپنی کے CEO ہیں۔ مسٹر احسن کی موجودگی مجھے عجیب سی بے چینی دے رہی تھی، جیسے میری دنیا میں کوئی نیا طوفان داخل ہو رہا ہو۔ میں نے پہلی بار انہیں دیکھا تھا، لیکن دل کیوں کہہ رہا تھا، یہ چہرہ، یہ آنکھیں میں نے کہیں پہلے محسوس کی ہیں۔
अगले चंद दिनों में वो अक्सर कैंटीन में आने लगे, कभी अकेले, कभी दूसरे अफसरान के साथ, और हर बार इनकी नजरें, हाँ वो नजरें जो मुझे अंदर तक हिला देती थी। वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे, बस देखते रहते। इनकी आंखों में कोई सवाल था, कोई पहचान, जैसे वो मेरे चेहरे से कोई राज खोलना चाहते हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद मेरे खानों की वजह से, शायद मेरी देसी रेसिपीज की तारीफ है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। इनकी नजरों में सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, कुछ और था। मेरे जहन में ये खौफनाक ख्याल ने जन्म लिया, क्या वो यूसुफ को जानते हैं? क्या वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं? ये सोच आते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगा। माजी के जख्म जो मैंने बड़ी मुश्किल से समेटे थे, फिर से हरा होने लगे। मैंने खुद को बार बार यकीन दिलाया कि ये सब मेरा वहम है, मगर हर बार जब इनकी आंखें मुझसे टकराती, मेरे अंदर एक आवाज गूंजती, हानिया, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने कोशिश की कि इनसे नजरें ना मिलाऊं, मगर ये नामुमकिन था। हर बार जब वो कैंटीन में आते, इनकी आंखें सीधी मेरी तरफ उठती। इन आंखों में नरमी थी, मगर इस नरमी के पीछे छुपा हुआ एक सवाल जो मुझे बेचैन कर देता। मैंने खुद को समझाया, हानिया तुम आजाद हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे अंदर का खौफ अब भी जिंदा था, जैसे किसी अंधेरे कोने में छुपा हुआ पुराना साया जो हर लम्हा बाहर आने को तैयार हो। मैंने खुद को काम में उलझा लिया, प्लेटें धोती, खाने बनाती, ग्राहकों की सर्विस करती, मगर हर काम के बीच इनका चेहरा मेरे जहन में उभर आता, जैसे वो मेरे ख्यालात पर कब्जा जमा रहे हो। आखिरकार एक दिन मैंने हिम्मत की और मिस्टर जॉनसन से इनके बारे में पूछा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर हसन वो बहुत कामयाब और नेक दिल इंसान है। हानिया कंपनी में सब इनका एहतराम करते हैं, वो अपने मुलाजमीन का बहुत ख्याल रखते हैं। ये सुनकर लम्हा भर को मेरे दिल को सुकून मिला, मगर शक वो अब भी मेरी रूह से चिमटा हुआ था। मैंने सोचा, अगर वो वाकई यूसुफ के बारे में कुछ जानते हैं तो क्या होगा? क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, या शायद वो मेरी मदद करें? ये सवालात मेरा पीछा नहीं छोड़ते थे। हर दिन हर रात ये मेरे जहन में तूफान बर्पा करते रहते। मैंने खुद से कहा, बस अब मैं किसी खौफ में नहीं जीऊंगी। मैंने फैसला कर लिया कि अगर सच का सामना करना है तो मैं करूंगी। मैं वो कमजोर हानिया नहीं थी जो किसी के जुल्म के आगे झुक जाए। मेरे अंदर की ताकत जाग उठी थी, जैसे राख से निकलता हुआ शोला। मैंने खुद को आईने में देखा और आहिस्ता से कहा, मैं तैयार हूँ, जो भी हो इस बार मैं नहीं टूटूंगी। मिस्टर अहसन की मौजूदगी ने मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ ला खड़ा किया था। एक ऐसा मोड़ जिसके आगे अंधेरा भी हो सकता था, या शायद रोशनी। लेकिन एक बात तय थी, अब कहानी खत्म नहीं होने वाली। मैं तैयार थी, या शायद मैं खुद को तैयार समझ रही थी। मैंने खुद को बार बार ये बावर कराया, हानिया तुम आजाद हो, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे फैसले। लेकिन दिल अब भी धड़क रहा था, जैसे किसी बड़े तूफान की आहट सुन रहा हो। मिस्टर अहसन की मौजूदगी मेरे लिए एक मुअम्मा बन चुकी थी। हर बार जब इनकी नजरें मुझ पर पड़ती, इन आंखों में सवालात छुपे होते, ऐसे सवालात जो जबान पर नहीं आते मगर रूह को हिला देते। कभी वो हमदर्द लगते, कभी इनकी नजरें इतनी गहरी होती कि मुझे लगता वो मेरे अंदर झांक रहे हैं। ये सब मुझे बेचैन करता, और फिर भी एक अजीब सी उम्मीद मेरे दिल में जन्म लेने लगी थी। शायद वो दुश्मन नहीं है, शायद वो मेरे लिए कुछ बेहतर चाहते हैं। लेकिन मैं जानती थी, हर उम्मीद के पीछे यह खतरा छुपा होता है। इसी कश्मकश में एक दिन जब मैं प्लेटें धो रही थी और अपने ख्यालात में गुम थी, मिस्टर जॉनसन करीब आए। इनके अल्फाज ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। हानिया, मिस्टर अहसन ने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे किसी ने इसे मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मेरे जहन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे? क्या वो यूसुफ के बारे में जानते हैं? क्या वो मुझे यूसुफ के हवाले कर देंगे? मेरे हाथ कब कपाने लगे। मैंने मुश्किल से अपने सांस को काबू में किया और आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। मिस्टर जॉनसन के जाते ही मैंने खुद से कहा, ये लम्हा आ ही गया, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। मैंने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया, कदम आगे बढ़ाए, मगर हर कदम भारी लग रहा था,
जैसे जमीन मेरे पैरों को पकड़कर रोकना चाहती हो। हर कदम के साथ मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था और साथ ही एक सवाल मेरे दिल को काट रहा था। क्या ये मुलाकात मेरी जिंदगी बदल देगी या मेरी दुनिया को एक बार फिर अंधेरों में ढकेल देगी? मैं मिस्टर अहसन की दफ्तर के दरवाजे के करीब पहुंची और पहली बार महसूस हुआ मेरा दिल मेरी हिम्मत से ज्यादा तेज धड़क रहा है। मैंने हल्के कदमों से दरवाजा खोला। अंदर खामोशी छाई हुई थी। बस एयर कंडीशन की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। मिस्टर अहसन अपनी कुर्सी पर टेक लगाए बैठे थे। जैसे ही मेरी नजर इन पर पड़ी, उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे बैठने का इशारा किया। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैंने धीरे से कुर्सी खिसकाई और बैठ गई। मेरी नजरें झुकी हुई थी, लेकिन एक लम्हे के लिए जब हमारी आंखें मिली, मैं रुक गई। इनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसी रोशनी जिसमें ना सिर्फ सुकून था बल्कि कोई राज भी छुपा हुआ था। वो खामोशी को तोड़ते हुए बोले, हानिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने बस सर हिलाया। अल्फाज गले में अटक गए थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं यूसुफ का पुराना दोस्त हूँ। मेरे लिए ये अल्फाज किसी बम से कम नहीं थे। मेरी सांस जैसे थम गई। ये कैसा इत्तेफाक है या कोई साजिश? मेरे जहन में सवालों की आंधी चल पड़ी। अहसन की आवाज फिर गूंजी, मैं तुम्हारे हालात से बाखबर था। मुझे मालूम था कि यूसुफ ने तुम्हारे साथ क्या किया। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। ये कैसे मुमकिन है? ये सब इन्हें कैसे पता? उन्होंने अपना लहजा नरम रखते हुए कहा, यूसुफ ने मुझे अपनी कुछ मुश्किलात के बारे में बताया था और इन्हीं बातों के दौरान मैं तुम्हारी हालत के बारे में भी जान गया। मैं बस सुन रही थी। दिल में खौफ भी था और हैरत भी। फिर उन्होंने वो बात कही जो मुझे अंदर तक हिला गई। जब मैंने सुना कि तुम इस कंपनी के कैंटीन में काम कर रही हो, तो मैंने सोचा तुम्हें एक सहारा देना चाहिए। इसलिए ये नौकरी मैंने जानबूझकर तुम्हें दी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये सब मदद या कोई जाल है? मैंने हिम्मत करके पूछा, आपने मेरी मदद क्यों की? आपको इससे क्या फायदा होगा? अहसन ने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। हानिया, हर मदद के पीछे कोई फायदा नहीं होता। कभी कभी हम वो करते हैं जो हमें दुरुस्त लगता है। वो रुके और इनकी आंखों में एक हमीक नरमी झलकी। मैंने तुम्हारी आंखों में एक रोशनी देखी थी, वो रोशनी जो हार नहीं मानती। मैंने तुम्हारी हिम्मत देखी और सोचा कि तुम एक मौका के हकदार हो। इनके अल्फाज ने मुझे छू लिया। दिल में कहीं गहरा सुकून उतरने लगा, लेकिन फिर भी एक कांटा बाकी था। क्या वाकई क्या कोई अजनबी बगैर किसी गरज की मदद कर सकता है? या ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई? मैंने अपनी जिंदगी में इतने धोखे खाए थे कि अब किसी पर एतबार करना मेरे लिए आसान नहीं रहा था। मेरे अंदर का खौफ और शुकोक अब भी जिंदा था। मिस्टर अहसन ने शायद मेरी आंखों में ये तज़ब्ज़ब पढ़ लिया। वो धीरे से बोले, हानिया, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन तुम यकीन करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल एक लम्हे को नरम हुआ, लेकिन फिर भी एक सवाल अंदर से चीख रहा था, क्या ये भी बाकी सबकी तरह मुझे धोखा देंगे? इसी दौरान उन्होंने मेज की दराज से कुछ फाइलें निकाली और मेरे सामने रख दिए। ये देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कांपते हाथों से कागजात उठाए। इनमें यूसुफ के बारे में तफसील दर्ज थी। हर लाइन ये कड़वा सच सामने ला रही थी। यूसुफ मुल्क छोड़कर जा चुका था। यह पढ़ते ही मेरे अंदर जैसे कोई तूफान थम गया। एक अजीब सा सुकून मेरे जिस्म में सरायत करने लगा। मेरे लबों पर एक बेसाख्ता सांस आई। शायद ये शख्स वाकई मेरी भलाई चाहता है। मेरे जहन में माजी की तलखियां एक एक करके उभरने लगी, लेकिन इस बार इनके साथ एक नई उम्मीद की किरण भी थी। मैंने मिस्टर अहसन की तरफ देखा और हल्की सी आवाज में कहा, शुक्रिया, शायद खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली हैं। इनके कमरे से निकलते हुए मेरे कदम हल्के थे। दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैंने सोचा, ये मेरे लिए एक नया आगाज है, एक नया बाब जिसे मैं अपनी मर्जी से लिखूंगी। मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि माजी को अब वहीं दफन कर देना है। मैं आजाद थी और अपनी जिंदगी के फैसले अब मैं खुद करूंगी। मिस्टर अहसन के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे और मुझे लगा जैसे सदियों बाद मैंने पहली बार खुलकर सांस ली हो। इनकी हमदर्दी और खुलूस ने मेरे दिल की सबसे टूटे हुए गोशे में रोशनी की ये किरण डाल दी थी। पहली बार मैंने महसूस किया
शायद मैं वाकई महफूज हूँ। मिस्टर अहसन ने मेरे सामने ये कैसा रास्ता रखा था जो अंधेरों से निकलकर उम्मीद की तरफ जाता था, और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इस रास्ते पर कदम रखना है। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी का पहिया बदलने लगा। मैंने इन पर भरोसा करने का फैसला किया, हालांकि शक अभी भी कहीं ना कहीं मेरे दिल के कोने में सांस ले रहा था। लेकिन इनकी बातों में ये कैसा खुलूस था, इनकी आंखों में ये कैसी सच्चाई थी जो मेरे तमाम खदशात को धीरे धीरे तोड़ रही थी। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही जिसने मेरी सांस रोक दी। हानिया, मैं तुम्हारा पासपोर्ट वापस ले आऊंगा। ये जुमला मेरे लिए किसी मौजिज़े से कम नहीं था। पासपोर्ट? वो महज एक कागज नहीं था, वो मेरी आज़ादी का दूसरा नाम था। चंद दिन बाद मिस्टर अहसन ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। इनके हाथ में वो दस्तावेज थे जिसके लिए मैंने कितनी रातें रोते हुए गुजार दी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए वो पासपोर्ट मेरे हवाले किया। मैंने इसे हाथों में थामा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, आजादी के थे। वो लम्हा ऐसा था जैसे किसी ने खैर के दरवाजे खोल दिए हों। मैंने दिल से शुक्रिया अदा किया। इस बार मेरे लहजे में कोई शक, कोई डर बाकी नहीं था, सिर्फ खुलूस, सिर्फ शुक्रगुजारी। मिस्टर अहसन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हानिया, ये तो सिर्फ एक आगाज है। और वाकई ये महज आगाज था। चंद महीनों के अंदर मेरी जिंदगी में वो तब्दीली आई जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। कंपनी में मुझे तरक्की मिली। मैं कैंटीन से निकलकर इंतजामिया के शोबे में आ गई। ये मेरे लिए एक नया चैलेंज था, एक नया जहां। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं इस कारपोरेट माहौल में खड़ी होंगी, एक बावखार मकाम पर। ये लम्हे मुझे बार बार ये एहसास दिला रहे थे कि जब इंसान हार नहीं मानता तो कायनात भी इसके लिए नए दरवाजे खोल देती है। मैंने फैसला कर लिया था, अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। मैंने अपनी पूरी लगन और मेहनत से काम शुरू किया। नए हुनर सीखे, कंप्यूटर चलाना सीखा, दफ्तरी निजाम को समझा। शुरू में मुश्किल जरूर हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे साथियों ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, हर नई चीज समझाई और मुझे हौसला दिया। मिस्टर अहसन, वो तो जैसे मेरे हर कामयाब कदम के गवाह थी। इनकी आंखों में मेरे लिए फख्र देखना, वो लम्हा मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। अब मैं वो हानिया नहीं रही थी जो हर वक्त डर में जीती थी। मैंने अपने दिल को बार बार कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। और वाकई अब मैं अपनी राय बेखौफी से बयान करती थी, अपने फैसले खुद करती थी। माजी के जख्म और अब सिर्फ यादें बनकर रह गई थी। मेरी रूह में जो खौफ का साया था वो धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा था। मैंने अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दिया, सिर्फ काम पर नहीं बल्कि तालीम के मैदान में भी आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने शाम की क्लासेस शुरू की और दिन के वक्त दफ्तर का काम। ये आसान नहीं था, लेकिन जब इंसान का इरादा मजबूत हो तो कायनात भी रास्ता साफ कर देती है। मेरी जिंदगी अब मुतवाजन हो गई थी। मैं काम करती, पढ़ती और अपने जात के लिए भी वक्त निकालती। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने अंदर छुपी असल ताकत को पहचान लिया। अब मैं अपनी जात से मोहब्बत करने लगी थी। आईने में देखती तो मुझे अपनी आंखों में एक नया अज़म दिखाई देता। मेरे चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो कभी नहीं थी। मैं अब वो कमजोर हानिया नहीं थी। मैं एक मजबूत, खुद मुख्तार और बाएतमाद औरत बन चुकी थी। मिस्टर अहसन अक्सर कहते, हानिया, मुझे तुम पर फख्र है, तुमने कर दिखाया। ये अल्फाज सुनकर मुझे लगता शायद मैंने वाकई अपनी तकदीर बदल दी है। और फिर एक दिन मैंने अपने वालिदैन को फोन किया। मेरी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, अम्मी, अब्बू, मैं ठीक हूँ, मैं महफूज हूँ और सबसे बढ़कर मैं अब मजबूत हूँ। वो लम्हा शायद मेरी जिंदगी का सबसे जज्बाती लम्हा था। फोन के उस पास से खुशी के आंसुओं की नमी महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा, हमें यकीन नहीं आ रहा, ये हमारी वही हानिया है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी अम्मी, लेकिन अब मैं वो हानिया नहीं रही जो माजी के साये में जीती थी। जब बरसों बाद मैंने अपने वालिदैन को दोबारा देखा, वो लम्हा अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। मैंने इनके सामने बैठकर साफ अल्फाज में कहा, अम्मी, अब्बू, अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने वाली हूँ और एक दिन मैं आपके लिए फख्र का बाज बनूंगी। यह मेरी जिंदगी का नया आगाज था, यह ऐसा आगाज जहाँ खौफ की जगह ख्वाबों ने ले ली थी। मैंने खुद से वादा किया,
میں آزاد ہوں اور مجھے اپنی آزادی کا حق ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اپنی کامیابیوں پر فخر محسوس کرتی۔ میں نے طے کر لیا تھا یہ سفر یہی ختم نہیں ہوگا، ابھی بہت آگے جانا ہے۔ میرے اندر کی خود اعتمادی نے مجھے نئی پہچان دی۔ اب میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی رکاوٹ مجھے توڑ نہیں سکتی۔ لیکن یہ صرف میری جیت نہیں تھی، میں چاہتی تھی کہ میری یہ کہانی ان تمام خواتین کے لیے ایک روشنی بنے جو میرے جیسی آزمائشوں سے گزر رہی ہیں۔ میں نے سوچا میرا ماضی مجھے کمزور نہیں کر سکتا، یہ تو مجھے اور مضبوط بناتا ہے۔ اب سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، میری نوکری مستحکم تھی، تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھا اور میرے اندر ایک نیا اعتماد آ چکا تھا۔ اور اس سب کے درمیان مسٹر احسن، وہ اب صرف میرے باس نہیں تھے، وہ میرے لیے ایک رہنما تھے، ایک دوست، ایک ہمدرد انسان۔ ان کی موجودگی مجھے عجیب سی طاقت دیتی۔ جب وہ بات کرتے ایسا لگتا جیسے سب پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ ایک دن وہ لمحہ آ گیا، مسٹر احسن نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ میں نے سوچا شاید کوئی فائل یا دفتری پروجیکٹ پر بات ہوگی، لیکن جب میں اندر داخل ہوئی ان کے چہرے کے تاثرات کچھ اور کہانی کہہ رہے تھے۔ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی، میں نے پہلی ہی نظر میں محسوس کیا کہ کچھ مختلف ہے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے الفاظ ان کے ہونٹوں تک آ کر رک گئے ہوں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، ہانیہ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، بہت اہم بات۔ میرا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ بولے، ہانیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جملے سنتے ہی جیسے وقت تھم گیا، میرے کانوں میں گونج صرف انہی الفاظ کی تھی۔ میں ششدرہ رہ گئی، یہ خواب تھا یا حقیقت؟ کیا میں نے صحیح سنا؟ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان آمد آیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مسٹر احسن، میں نے زندگی میں بہت کچھ سہا ہے، میں کسی پر آسانی سے بھروسہ نہیں کر سکتی، اور سب سے بڑی بات، ہمارا مذہب کا فرق، میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا میں اس حد تک آگے بڑھوں۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، ہانیہ، میں جانتا ہوں کہ تم نے تکلیفیں جھیلی ہیں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میری محبت سچی ہے۔ میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ اور مذہب کی بات، میں اس پر پہلے ہی سوچ چکا ہوں، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر میں دم بخود رہ گئی۔ میرے لیے یہ ایک حیران کن لمحہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایسا خلوص تھا جو مجھے اندر تک چھو گیا۔ میں نے اپنے ماضی کے زخموں کو یاد کیا، وہ درد جو مجھے آج تک ڈراتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں پھر سے دھوکہ نہ کھا جاؤں، لیکن ان کی باتوں میں ایک سچائی تھی، ایسی سچائی جو میرے دل کی دیواریں توڑ رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا، شاید ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، شاید یہ محبت مجھے ایک نئی زندگی دے سکتی ہے۔ کیا مجھے ایک موقع دینا چاہیے؟ میں نے محسوس کیا کہ مسٹر احسن کی محبت میرے لیے صرف ایک جذبہ نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی کا وعدہ ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا، میں انہیں اپنا لوں گی۔ اگلے دن میں ان کی دفتر گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں جھکائی، پھر ہمت کر کے کہا، مسٹر احسن، نہیں حسن، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے دیے جل اٹھے۔ ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو کسی کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ملنے پر آتی ہے۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا ہو، جیسے قسمت نے مجھ پر مہربانی کر دی ہو۔ ہم نے پہلا قدم اٹھایا۔ سب سے پہلے ہم شہر کی ایک چھوٹی مسجد میں گئے۔ وہاں کے امام صاحب نے ہنرے کو اسلام کے بارے میں بتایا۔ احسن نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کلمہ پڑھا، اور اس دن سے وہ صرف احسن نہیں رہے، وہ علی بن گئے۔ میرا دل اس لمحے اتنا خوش تھا کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں، خوشی کے تھے۔ اب وہ صرف میرے دوست یا باس نہیں تھے، وہ میرے ہم سفر بننے جا رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد ایک سادہ مگر پرخلوص تقریب میں ہم نے نکاح کیا۔ اس تقریب میں ہمارا چند قریبی دوست اور چند عزیز شریک تھے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے دوبارہ اتنی خوشی ملے گی۔
जब अली ने निकाह के वक्त मेरा नाम लिया, मेरा दिल जैसे सुकून से भर गया। शादी के बाद जिंदगी ने जैसे रंग बदल लिए। अली एक शौहर के तौर पर बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे मैंने दिल ही दिल में दुआ की थी। वो मोहब्बत करने वाले, ख्याल रखने वाले और समझदार इंसान थे। उन्होंने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे माजी को कभी मेरी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि वह हर लम्हे मुझे यकीन दिलाते कि मैं कितने खास हूँ। हमने एक छोटा मगर खूबसूरत घर खरीदा। मैंने इस घर को अपने हाथों से सजाया। हर कोने में खुशबू, हर दीवार पर रंग और हर कमरे में मोहब्बत की गर्मी थी। ये मेरा ख्वाब था जो अब हकीकत बन गया था। मैंने खुद से कहा, अब मैं आजाद हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक रखती हूँ। मेरी खुशियाँ अब किसी के रहमो करम पर नहीं। वक्त गुजरता गया और हर दिन मेरी जिंदगी में एक नया रंग लेकर आता। मेरी मोहब्बत, मेरा एतमाद और मेरा सुकून बढ़ता ही जा रहा था। मैंने अपने आप को एक नया मकसद दिया। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी खुशी के साथ दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लेकर आऊंगी। ये एक नया आगाज था, ऐसा आगाज जिसने मुझे यकीन दिलाया कि जब अल्लाह खुशी देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अहसन की मोहब्बत ने न सिर्फ मेरे जख्मों पर मरहम रखा, बल्कि मुझे एक नई पहचान भी दी। मुझे लगता था जैसे मैं दोबारा जन्म ले चुकी हूँ, जैसे मेरी जिंदगी के हर अंधेरे को रोशनी ने घेर लिया हो। अब मैं मुकम्मल थी, टूटी नहीं, बिखरी नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत। हर दिन, हर लम्हा इनके साथ एक नई उम्मीद लेकर आता। इनकी मौजूदगी ने मेरे दिल को ऐसा सुकून दिया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने खुद से कहा, यही वो फैसला है जो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ। अली से शादी के बाद मेरी जिंदगी में एक नया मकसद आया। मेरे दिल में एक अहद जन्म लेने लगा। मैंने सोचा, मैंने जो कुछ सहा वो किसी और औरत के हिस्से में ना आए। मैं किसी और को वो दर्द, वो अजियत, वो बेबसी महसूस नहीं करने दूंगी जो मैंने की थी। एक दिन मैंने अली से अपनी ख्वाहिश का जिक्र किया। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, अली, मैं चाहती हूँ कि हम उन खवातीन के लिए कुछ करें जो घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं। वो औरतें जो चीखना चाहती हैं मगर खामोश रहती हैं, जो जीना चाहती हैं मगर जीती नहीं। अली ने मेरी बात खामोशी से सुनी। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये ख्वाब तुम्हारा नहीं, हमारा है। ये अल्फाज मेरे लिए हौसले का सर चश्मा बन गए। हमने मिलकर एक फलाही तंजीम कायम की। यह सिर्फ एक इदारा नहीं था, ये मेरा ख्वाब था, मेरी जंग थी। मैंने उसका नाम रखा उम्मीद की किरण। शुरू में यह आसान नहीं था। हमने बहुत से मुश्किलात का सामना किया, फंड्स की कमी, लोगों की बेरुखी, कानूनी रुकावटें, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने दिन रात मेहनत की, फंड रेजिंग की, दरवाजे खटखटाए, लोगों से मदद मांगी। आखिरकार ये ख्वाब हकीकत का रूप धारने लगा। हमारे दरवाजे उन औरतों के लिए खुल गए जिनके पास कोई सहारा नहीं था। हमने इन्हें पनाह दी, कानूनी मदद दी, नफ्सियाती मशावरत दी। हमने इन्हें बताया कि वो कमजोर नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये औरतें अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। इनकी आंखों में जब मैं उम्मीद की चमक देखती तो मेरी अपनी जिंदगी को मकसद मिलता। मैं सोचती, शायद मेरी जिंदगी की तमाम मुश्किलात, वो जख्म, वो दर्द सब इसी लम्हे के लिए थे, ताकि मैं दूसरों के लिए रोशनी बन सकूं, कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। यह ख्वाब अब हकीकत में बदल चुका था। हमने अपनी तंजीम को सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रखा। मैंने दिल में एक और ख्वाहिश छुपाई हुई थी, अपने मुल्क पाकिस्तान में भी उम्मीद की किरण जगाने की। ये लम्हे मेरे लिए सबसे ज्यादा जज्बाती था। जब पहली बार मैंने पाकिस्तान में हमारी तंजीम की शाख का इफ्तिहा किया, मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने सोचा, ये वो दिन है जिसका ख्वाब मैंने बरसों पहले टूटे दिल और खाली हाथों के साथ देखा था। पाकिस्तान में हमारे काम ने कई जिंदगियां बदल डाली। हमने इन औरतों को जुल्म की जंजीरों से आजाद कराया जो बरसों से खामोश थी। हमने इन्हें सिर्फ पनाह नहीं दी, बल्कि जीने का नया हौसला दिया। जब मैं इन बहनों की आंखों में रोशनी देखती तो मुझे लगता, हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। मैं अक्सर पाकिस्तान आती। हर बार जब मैं इन ख्वातीन से मिलती, इनकी कहानियां सुनती, तो मेरा यकीन और बढ़ जाता। मुझे महसूस होता जैसे मेरा हर कदम एक इनकलाब की तरफ जा रहा है। इसी दौरान मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी वापस जाना आसान नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी।
मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की। इसके बाद मैंने अपना एक नया ख्वाब शुरू किया, एक कामयाब कारोबार। मैंने एक ऐसा कपड़ों का ब्रांड बनाया जो पाकिस्तान रिवायत को जदीद अंदाज में पेश करता था। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, ये मेरी पहचान, मेरा जुनून, मेरा फख्र था। मेरा कारोबार दिनों में तरक्की करने लगा। मैंने सैकड़ों ख्वातीन को रोजगार फराहम किया और यहीं पर मैंने एक फैसला किया, मेरा ये कारोबार सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, ये इन सब औरतों के लिए होगा जो नई जिंदगी चाहती हैं। मैंने अपने ब्रांड की मुनाफा का एक हिस्सा अपनी तंजीम को देना शुरू किया। यूं मेरी दो दुनियाएं एक दूसरे से जुड़ गई, फलाह और कारोबार। अब मैं एक कामयाब कारोबारी खातून थी, एक फलाही तंजीम की बानी थी और सबसे बढ़कर मैं एक खुशहाल और मुतमईन औरत थी। मेरी आवाज़ अब सिर्फ मेरे शहर तक महदूद नहीं रही। मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाती, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में बोलती, अपनी कहानी सुनाती। मैं औरतों को पैगाम देती, कभी हार मत मानो, ख्वाब देखो, इनके लिए लड़ो और अपनी जिंदगी की डोर किसी के हाथ में मत दो। मेरी ये कहानी हजारों ख्वातीन के लिए उम्मीद की किरण बन गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में मिस्बत तब्दीलियां लाना शुरू की। वो औरतें जो कल टूटी हुई थी आज खुद दूसरों का सहारा बनी थी। मैंने अपने माजी को भुला दिया था, लेकिन इस माजी की कहानी ही मेरी आज की कामयाबी की बुनियाद थी। मैंने हर जख्म को ताकत बनाया और आज मैं इस मुकाम पर थी जहां मैं सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक तहरीक थी। मगर मैं अपने जख्म नहीं भूली थी। वो हर निशान, हर दर्द मुझे याद दिलाता था कि मैं कहाँ से आई हूँ और किस मकसद के लिए जिंदा हूँ। अली हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। वो मेरे हर ख्वाब में, हर फैसले में मेरा हौसला बनते। जब मैं थक जाती वो कहते, तुमने जो सफर शुरू किया है वो लाखों औरतों की उम्मीद है, हिम्मत मत हारना। हमारी जिंदगी खुशियों और सुकून से भर गई थी। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरी जिंदगी का रुख इतना बदल जाएगा। मैंने अपने दिल को यकीन दिलाया, मैं आजाद हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक रखती हूँ। यह सिर्फ एक नया आगाज नहीं था, ये एक ऐलान था, एक ऐसी औरत का ऐलान जो टूटी नहीं बल्कि हर टुकड़े से दोबारा बनी। हर दिन के साथ मेरा दायरा मुकम्मिल होता जा रहा था। अंधेरों के बाद रोशनी, जख्मों के बाद मरहम और खौफ के बाद आजादी। मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा दूसरों की मदद के लिए वक्फ कर दिया। यह सिर्फ मेरा काम नहीं था, ये मेरा जुनून, मेरी इबादत बन गया था। जब भी किसी औरत की आंख में उम्मीद जगती, मुझे लगता मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हासिल कर लिया है। लेकिन ये सफर खत्म नहीं हुआ, ये तो एक और शुरुआत थी। मैंने दिल में अहद किया, मैं अपनी कहानी से दुनिया को बताऊंगी कि हार मानना हल नहीं, लड़ना ही जिंदगी है। मेरा ख्वाब अब बड़ा हो चुका था। मैं चाहती थी कि अपनी तंजीम को पूरी दुनिया तक ले जाऊं। जहां भी कोई औरत जुल्म सह रही हो, वो जान ले कि इसके लिए रोशनी मौजूद है। मेरी ख्वाहिश थी कि कोई भी औरत मेरी जैसा दर्द न झेले, और अगर झेले तो इसे ये यकीन हो कि वो अकेली नहीं है। मैंने अपने दिल को बार बार कहा, मेरी जिंदगी का हर लम्हा एक सबक है और मैं ये सबक बांटकर लाखों औरतों को मजबूत बनाऊंगी। ये मेरा ख्वाब था और मैंने इसे हकीकत बनाने का अज़्म कर लिया था। पाकिस्तान वापस आना मेरे लिए ये ख्वाब जैसा लम्हा था, मगर इस बार फर्क ये था कि मैं अकेली नहीं थी, अली मेरे साथ थे। हमने लाहौर के एक पोश इलाके में एक शानदार घर खरीदा। वो घर मेरी उम्मीदों से बढ़कर था, कुशादा, रोशन और एक ऐसा मकाम जहां मैं अपनी नई जिंदगी सुकून और वक़ार के साथ शुरू कर सकती थी। जब मोहल्ले की औरतें मुझे देखती तो रक्श से कहती, इतनी अजियत के बाद ऐसी खुशहाल जिंदगी, वाकई रब बड़ा मेहरबान है। इनकी बातें सुनकर मेरे दिल में शुक्रगुजारी का सैलाब आ जाता। शुरू के दिनों में सब कुछ ख्वाबों जैसा था। अली ने मेरे लिए पाकिस्तानी खानों का जायका सीखना चाहा और मैंने इसे उर्दू सिखाने की कोशिश की। हम दोनों के दरमियान हंसी मजाक चलता रहता। ये बिरयानी नहीं, ये मोहब्बत है, अली हंसते हुए कहता। हमने अपना वक्त रज़ाकाराना कामों और उम्मीद की किरण की तोसी में लगाया। हमने मुख्तलिफ शहरों में शाखें कायम की, खवातीन के लिए पनाहगाहें, कानूनी मौनत मराकज और तरबीती वर्कशॉप्स का आगाज किया। मेरा ख्वाब हकीकत का रूप ढाल रहा था, मगर इसी रोशनी में एक साया छुपने लगा, यह कैसा दुख जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में जगह बना रहा था। हमारी शादी को 3 साल गुजर चुके थे, मगर मेरी गोद अब तक खाली थी।
हर बार उम्मीद बांधती, हर महीने के इख्तिमाम पर दिल टूटता। ये अजियत बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने कई बार अली से बात करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा नरमी से मुस्कुराकर कहता, हमारी मोहब्बत ही काफी है हानिया। आखिरकार हमने एक फैसला किया, एक छोटी सी बच्ची को गोद लेने का। वो यतीम खाना में पड़ी एक नन्ही सी गुड़िया थी, जिसके चेहरे पर मासूमियत ऐसे झलक रहे थे जैसे रोशनी अंधेरों में। हमने इसका नाम रखा नूर, क्योंकि वो वाकई हमारी जिंदगी की रोशनी थी। लेकिन तकदीर के दामन में ये एक और राज छुपा था, ये काम सा मेडिकल चेकअप और ये खबर जिसने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली। डॉक्टर ने बताया, अली कभी बाप नहीं बन सकता। मेरी सांसें रुक गई, आंखों में ढूंढला ढूंढला मंजर और कानों में सिर्फ एक सवाल गूंजता रहा, क्यों? मैंने अली की तरफ देखा। वो सर झुकाए बैठा था, शर्मिंदा, टूटा हुआ, जैसे अपनी ही जात से हार गया हो। वो नजरें झुकाए बैठा था, जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म कर बैठा हो। आहिस्ता से बोला, मुझे माफ कर देना हानिया, मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था, मगर डर गया था कि तुम शायद मुझे छोड़ दोगी। इसकी आवाज में लर्जिश थी, आंखों में नमी। मेरा दिल टूट गया, मगर मैंने इसका हाथ थाम लिया। इसकी आंखों में देखते हुए कहा, अली, तुमने मुझे जिंदगी दी है, इज्जत दी है, वक़ार दिया है। मैं कैसे तुम्हें इस एक कमी पर अकेला छोड़ सकती हूँ? जब सबने मेरा साथ छोड़ा, तुमने मेरा हाथ थामा था। अब मेरी बारी है। वो लम्हा हमारे दरमियान खामोशी सा था, एक वादा था। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और फैसला कर लिया, जिंदगी का मरकज होगी। हम इसे ऐसे पालते रहेंगे जैसे वो हमारी अपनी औलाद हो। हमने अपने दुख को मोहब्बत में भर दिया, अपनी कमी को खिदमत से मिटा दिया। हमने बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप फंड कायम किया, जिससे सैकड़ों बच्चों की तालीम मुमकिन हुई। मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही थी, ये इन सब औरतों की कहानी बन गई थी, जो जल्दी बुझती उम्मीदों के बीच रोशनी तलाश करती हैं। हर बार जब मैं नूर को गोद में उठाती, जब किसी औरत को जुल्म से निकाल कर नई जिंदगी की तरफ ले जाती, जब कोई बच्ची मेरे हाथ चूमकर कहती, आप जैसी बनना है, तो मुझे लगता जैसे रब ने मेरी हर चीख, हर फरियाद सुन ली है। ये ट्विस्ट, ये दुख, ये मोहब्बतें, सबने मिलकर मेरी कहानी को एक मुकम्मल दायरा बना दिया। और इस दायरे का मरकज था मोहब्बत। मोहब्बत जो हर जख्म पर मरहम रखती है। ये इख्तिमाम नहीं था, ये आगाज सानी था, एक नए बाब का, जिसमें मैं सिर्फ हानिया नहीं थी, बल्कि हर मजलूम औरत की आवाज भी थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।